ग्रास नली, ओसोफेगस। यह मुंह गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है। क्या होती है? लंबी नली के समान होती है, जो लार ग्रंथि से मिलते हुए भोजन को क्या करती है? नील द्वार प्राप्त कराती है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली के द्वारा जो है इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। मनुष्य में यह इंच यानी 10 इंच जो है लंबी होती है। ग्रास नली की जो लंबाई होती है कितनी होती है? मनुष्य में 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबा होता है, क्योंकि उसकी जो गर्दन होती है काफी लंबी होती है, और उस लंबी गर्दन के कारण ही उसकी जो ग्रास नली होती है वो क्या होती है? काफी लंबी होती है। मनुष्य में 10 इंच तक लंबी होती है ग्रास नली, जबकि जानवरों में यानी जितनी लंबी उसकी मतलब कि गर्दन होगी उसी हिसाब से उसका क्या होगा? ग्रास नली होगा। कर्माकुंचन यानी कि पेरियोस्टोलिसिस के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय स्टोमच में पहुंचता है। आमाशय यानी कि स्टोमच पेट में पहुंचता है। ग्रास नली व आमाशय के बीच एक बल्ब शिफ्ट कर स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। अब चलते हैं आमाशय पेट यानी स्टोमच, इसके बारे में जानते हैं कैसे कार्य करता है। यह थैलीनुमा आकृति होती है। आमाशय की क्या होती है? थैलीनुमा आकृति होती है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे बड़ा चौड़ा भाग होता है। आमाशय जो होता है पेट यानी यह आहार नल का जो है सबसे चौड़ा भाग होता है, जो कि जिसमें हम भोजन को क्या कहते हैं? एकत्रित करते हैं। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है। जो हमारे पेट होता है वह कितने देर तक भोजन को रखता है? 4 घंटे तक क्या करता है? रोक कर रखता है। ठीक है। और जिसकी जो इसकी आंतरिक दीवार जो होती है क्या होती है? म्यूकोसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोसा की बनी होती है आंतरिक दीवार। ठीक है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आमाशय जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 है अग्रभाग, जिसको हम कार्डियक कहते हैं। नंबर 2 है मध्य भाग, जिसको हम फंडिक कहते हैं। नंबर 3 है पश्च भाग, जिसको हम पाइलोरिक कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक। यानी कि आमाशय की कितनी भाग होती है? 3 भाग होती है। आमाशय की जो होती है वो 3 भाग होती है। ये होता है क्या? ओसोफेगस। ओसोफेगस ये है, यह क्या है? ओसोफेगस है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओसोफेगस। यह एक फंडस है। ये जो होता है फंडस है, ये जो हमारी पूरी स्टोमच की आकार होती है इस प्रकार से। ये क्या है? स्टोमच है, यानी हमारी पेट की जो है आंतरिक पेट जो है हमारा इस प्रकार से अवस्थित है हमारे शरीर में। और इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कार्डिलक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? सुपीरियर प्रोटीन ऑफ डॉक्नियम। इसको क्या कहा जाता है? क्लोरिक। यानी फंडिक यह क्या है? फंडिक है, यह ग्रास नली है, यह कार्डियक है, यह रुचि है, यह फाइलोरिक है, यह क्या है? काइम है। कार्डियक से HC1 निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की जो क्रिया शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है।
फंडिक बीज का भाग होता है। फंडिक जो होता है इसमें फंडिक होगा, इसमें देखिए फंडिक यानी कि फंडस, ये क्या होता है बीज का भाग होता है। जो फंडिक होता है ये यहाँ पे है फंडिक, ये जो होता है वो बीज का भाग होता है। जो क्या करता है फंडिक जो होता है बीज का भाग होता है, जिसमें कांटेनुमा यानी कि कांट के आकार की रचना पाई जाती है। इसके अंदर अगर आप खोसी बकरी को देखे होंगे तो उसके पेट में जो होता है कांट कांट रेशा की तरह होता है, जो जिसमें वो मतलब जो खाती है उसमें जो जमा होता है उसमें, उसी प्रकार से मनुष्य में भी होता है कांटेनुमा, जिसे रुचि कहा जाता है। क्या कहता है रुचि, जिसे क्या कहा जाता है रुचि कहा जाता है। क्या यहाँ पे है कांट की नुमा इस तरह से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसको हम क्या कहते हैं रुचि कहते हैं, ठीक है, जिसे हम रुचि कहते हैं। यह भोजन को रोक कर क्या करता है रखने का कार्य करता है। भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहे हैं तो रुचि अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। अगर हम भूखे पेट रह जाते हैं ज्यादा देर तक, मतलब कुछ खाते नहीं है, तो उस समय आप देखते होंगे कि पेट में जो है क्या होता है चूहे, मतलब कूदने जिसको बोलते हैं, यानी पेट दर्द करने लगेगा। नहीं खाते हैं तो पेट में जो है चुभन होने लगेगा, तो वह चुभने का कार्य जो है वही आपका रुचि करता है, रुचि, ठीक है। चुभने का कार्य कौन करता है रुचि करता है, जो कांटेनुमा आकार का होता है वही जो है कार्य करता है। यानी कि यह एहसास दिलाता है कि पेट में कुछ नहीं है, यानी कि हमको खाने की जरूरत है। या अगर आप भूखे हैं तो उस समय भी आपको ये समस्या आ सकती है, चुभन वाली समस्या। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस, ठीक है, निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उससे रोग को हम क्या कहते हैं गैस्ट्रिक कहते हैं। यानी कि पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर, जिसे हम जठर रस कहते हैं, ठीक है। और यह जठर रस यानी कि जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो हमारी पेट में क्या होती है गैस की समस्या हो जाती है। क्योंकि वो जठर ग्रंथि है, वो जठर रस है जो कि हमारे शरीर में भोजन को क्या करता है पूर्ण रूप से पचाता है, यानी कि वो बाहर निकालने में क्या करता है मदद करता है। अगर वह काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में क्या होता है गैस्ट्रिक की जो है समस्या आती है। फाइलोरिक जो है काम अगर नहीं करेगा, फाइलोरिक यहाँ पर रहता है, फाइलोरिक यानी कि जस्ट उसके नीचे रहता है, रुचि के जस्ट नीचे होता है फाइलोरिक, जो कि अगर काम ना करे तो हमारे शरीर में, हमारे स्टोमच में गैस्ट्रिक का बीमारी जो है, गैस्ट्रिक की समस्या जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जठर जो ग्रंथि होती है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 है श्लेष्म। क्या होती है श्लेष्म कोशिका, जिसको हम म्यूकस सेल भी कहते हैं। ये श्लेष्म यानी म्यूकस जो है, म्यूकस का क्या करती है स्राव करती है। दूसरा नंबर है मुख्य कोशिका, पेप्टिक और जाइमोजिन सेल इसको बोलते हैं। ये पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइम का क्या करता है स्राव करता है। तीसरा नंबर में आते हैं भीतीय कोशिका, यानी कि ऑक्जिनेटिक और पेरियोटल सेल्स, जिसको हम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HC1 का स्राव करता है। भीतीय कोशिका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव करता है। जठर रस रेनिन तथा पेप्सिन में पाया जाता है। जठर रस जो है रेनिन तथा पेप्सिन में पाया जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है। रेनिन जो होता है जो दूध को दही में बदलने में क्या करता है मदद करता है, अर्थात दूध को क्या करता है पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है, ठीक है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग जो है सफेद होता है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है सफेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग प्रोटीन के कारण होता है। दूध का जो हल्का पीला रंग अगर देखते हैं तो प्रोटीन के कारण होता है। और सबसे ज्यादा जो है अगर प्रोटीन की बात करें तो गाय के दूध जो होती है पीला होती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है।
पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन जो होती है क्या होती है? प्रोटीन को पचाती है। यह प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है और यहाँ भोजन जो है अंत, और यहाँ पर जो है भोजन क्या करता है? अब कायम का रूप ले चुका होता है। किसका? कायम का रूप। आते हैं हमारे आंत जो है, वो आंत जो है किस प्रकार से काम करता है, यानी कि इंसेस्टिन जो है किस तरह से काम करता है। इंसेस्टिन जो है हमारा किस तरह से, आंत जो है किस प्रकार से काम करता है, चलिए देखते हैं। मनुष्य की जो आंत होती है वो दो भाग में बटा होता है। मनुष्य की जो आंत होती है वो दो भाग में बटा होता है। एक नंबर होती है छोटी आंत और एक दूसरा नंबर क्या होती है? बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन। ठीक है, तो शाकाहारियों में आंत की जो लंबाई होती है अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, जिसमें भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र में मिल सके। अतिरिक्त जो है पृष्ठ क्षेत्र में क्या हो सके? मिल सके। चलते हैं छोटी आंत। एक नंबर में छोटी आंत किस प्रकार से कार्य करता है, स्मॉल इंटेस्टिन जो है कैसे कार्य करता है उसको हम जानते हैं। भोजन का जो पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होती है। भोजन का जो है पूर्ण पाचन जो है कहाँ पे होती है? छोटी आंत में ही होती है। यह आहार नाल का क्या होती है? सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो होती है आहार नाल की सबसे लंबा भाग होती है, जिसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 8 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर तक होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 से कितना होती है? 6 से 8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय में जब पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो बाद में भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन वो अवशोषण की क्रिया होती है। पूर्ण आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 10 मीटर होती है। पूरे आहार नाल की जो लंबाई है वो कितना मीटर होती है? तो 10 मीटर होती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होती है। पाचन संबंधी जो सबसे अधिक कार्य जो होती है किस में होती है? तो छोटी आंत में ही होती है। यानी कि अगर हम मतलब कि अगर अनुमानित अगर हम बात करें तो पाचन क्रिया जो है लगभग 75% जो है पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, बाकी अन्य आंतों में ट्रांसफर होकर जाती है। छोटी आंत में 3 भाग होता है। छोटी आंत में जो होती है कितनी भाग होती है? 3 भाग होती है। नंबर 1 है पक्वाशय या ग्रसनी। पक्वाशय या ग्रसनी। नंबर 2 है ग्रच्छुद्रांत्र। नंबर 3 है क्षुद्रांत। ठीक है, लीवर क्या है? लीवर कैसे कार्य करता है? लीवर क्या है? लीवर, व्हाट इज लीवर? यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। लीवर क्या है? यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। ठीक है, इसका जो भार है लगभग 1.5 kg होती है। जो लीवर है यानी वह 1.5 kg का होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI चैप्टर इज VVI चैप्टर है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है यहीं से आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यकृत जो होता है यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, जिसका जो भार है 1.5 kg होती है, यानी 1.5 kg होती है। 1 किलो 500 ग्राम जिसको बोलते हैं। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पूर्ण निर्माण स्वयं कर देती है, और यह एक ऐसा मतलब कि शक्तिमान जो है इसको हम बोल सकते हैं है, जो क्या करती है अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को, यानी कि जो क्षतिग्रस्त यानी कि खराब हो चुका है उस हिस्सों को भी क्या कर लेती है? पूर्ण निर्माण कर लेती है, स्वयं उसको ठीक कर लेती है। लीवर ऐसा मतलब कि हमारे शरीर की अंग है। यह यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है, यानी कि लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है। और पित्त जो होता है वो क्या करता है?
हमारे अंदर जो भी साग सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं उसको पचाने में वह अहम भूमिका निभाता है। अब चलते हैं पित्ताशय क्या है, पित्ताशय के बारे में जानते हैं। पित्ताशय आखिर कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से होता है पित्ताशय, इसके बारे में जानते हैं। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार जमा होता है। इसमें क्या होता है, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय जो है वह यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय पित्त में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है, यानी पित्त में जब नहीं कहता है लोग कि पेट में हमार पथरी हो गई बा, ठीक है, तो वही होता है आपका क्या, पित्त में जब स्टोन यानी कि जब पत्थर जिसको बोलते हैं मतलब अपने आम भाषा में, तो पित्त में जब स्टोन बन जाता है, निर्माण हो जाता है, तो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे भाई, उसका तो एक ही इलाज है, कोई हेमापैथिक का दवा चलाता है गलने के लिए, लेकिन भाई गलता थोड़ी ना, वो तो भाई पत्थर हो चुका है, यानी गांठ बन जाता है। वो एक मांस ही है जो कि गांठ बन जाता है, यानी कि पूरे पत्थर का आकार का हो जाता है, जिसको लोग पत्थर बोलता है, लेकिन वो पत्थर है नहीं, ऑलरेडी मांस ही है, लेकिन वो एक गुल्थे टाइप का हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है, जिसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाला जाता है। इसलिए उसे क्या किया जाता है, उस पित्ताशय यानी कि उस स्थान के अगल बगल में जितने दूर में वो हुआ रहता है, ठीक है, जितने दूर में वो है उसको पूरे तरह से उसको ऑपरेशन करके उसको डॉक्टर निकाल देता है, और निकालने के बाद उसको ऑपरेशन कर देता है और दवा वगैरह लगाकर क्या करता है, ठीक कर देता है। तो इसका एक ही इलाज है, कोई अगर स्टोन हुआ है, सपोजेट अगर आपको स्टोन हुआ है तो उसको कोई दवा सुई मत कराइए, क्योंकि दवा सुई कराने से भाई सब पैसा की सिर्फ बर्बादी है। उसको जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए और देखिए क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उसको ऑपरेशन करा दीजिए, ताकि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नहीं तो दवा खाते रह जाइएगा, वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टोन है भाई बढ़ते रहता है, ठीक है, तो स्टोन वो बढ़ेगा, आपको दवा से वो नहीं मानेगा, और वो दर्द भी करता है, काफी साइड में होता है, वो दर्द भी करता है। इसलिए वो डॉक्टर की सलाह से अपनी सुलझाइए, लेकिन ऑपरेशन के द्वारा उसको निकलवा देना ही अच्छा रहता है। चलिए अगला टॉपिक है आपका विकिरण द्वारा, यानी कि अल्ट्रासोनिक, यानी विकिरण द्वारा बिना, यानी विकिरण द्वारा मतलब क्या, बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। यानी कि पित्ताशय की पथरी को गला देना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पित्ताशय को मतलब कि उस पथरी को, उस ग्रंथि को गला देना। पित्ताशय यानी कि पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता करता है क्या, पित्ताशय। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। जो पित्त रस होता है वो क्या होता है, गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त रस स्रावित होता है। हमारे शरीर में लगभग 600 मिली जो है पित्त रस का क्या होता है, स्रावित होता है। तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नंबर, पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त जो होता है क्या होता है, वो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। पित्त जो होता है भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, क्योंकि पित्त में जो है क्षारीय होता है। पित्त क्या है, क्षारीय होता है। पित्त का जो पीएच मान होता है, इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.8 से 8.5 तक होता है। 7.8, ऑप्शन में अगर 7.8 हो तब भी सही मारना है, ऑप्शन में अगर 8.5 हो तब भी, दोनों में से कोई हो तो उसमें आप ट्रिक मार सकते हैं, ठीक है। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है, और जो पित्त रस होता है इसमें कोई भी प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। पित्त रस में पित्त वर्णक
क्या होती है, पीतवर्णक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है। पीत रस में उपस्थित दो लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट भोजन काइम में उपस्थित वसा यानी कि फैट को क्या करता है, जल के साथ मिलाकर छोटी बिंदु में तोड़ देती है। इस क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, बी, ए, डी, ई व के अवशोषण में भी पीत रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का जो पाचन है सामान्यतः नहीं हो पाता है। अगर किसी व्यक्ति में अगर हम पाचन को पित्ताशय को निकाल दे तो वसा का पाचन जो है उस व्यक्ति में नहीं हो पाएगा। वसा मतलब क्या होता है, वसा तेलीय पदार्थ होता है। वसा अगर हम किसी व्यक्ति से अगर पित्ताशय निकाल दे तो वसा का जो पाचन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है। या अगर पित्ताशय खराब हो जाए तो भी उसका पूर्ण रूप से क्या होगा, नहीं पचेगा। यानी कि तेलीय चीज अगर खाइएगा तो है सब क्या हो जाएगा, आपका पेट सही नहीं रहेगा, आपका पेट जो है एनी टाइम खराब रहेगा। खराब का मतलब कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपका शरीर उससे तेलीय चीज को। ठीक है। ये जो होता है यकृत है, ये जो है आकार यकृत है। यह क्या है, आहार नल है। हमारे शरीर का जो है आहार नल ये पित्ताशय है। ये क्या है, आमाशय है। पेट जिसको बोलते हैं क्या है, एब्डोमेन पेट। ये क्या है, अग्नाशय। ठीक है। ये क्या है, विलाई यानी भी इसको सिंबल है। अगला चलिए करते हैं पक्वाशय या ग्रसनी। आखिर पक्वाशय ग्रसनी है क्या, किसकी आकार कैसी होती है, यह कार्य कैसे करता है, चलिए देखते हैं। ग्रहणी अंग्रेजी के यू अक्षर की से भांति मुड़ी हुई रचना होती है। ग्रहणी जो होती है वह यू आकार की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। आमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आता है, जहां उसमें पित्त मिलता है वह क्षारीय बन जाता है। क्या होता है, क्षारीय बन जाता है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ग्रसनी जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। नंबर 1 है कोलेस्टोकाइनिन और दूसरा नंबर क्या है, सिक्रेटिन। इसमें दो प्रकार की क्या होती है, हार्मोन्स होती है। कोलेस्टोकाइनिन जो होता है पहला हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टो जो काइनिन होती है नंबर 1 हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। दूसरा नंबर हार्मोन है सिक्रेटिन। यह अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से क्या हो जाए, पच सके। यानी कि सरलता से क्या हो सके, पच सके। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचन रस कहते हैं क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। टिप्सिन क्या है, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज क्या है, यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइफेज क्या है, यह पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को क्या करता है, तोड़कर ग्लिसरोल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। अगर आपको इसको याद रखना है तो एक ट्रिक है, अग्नाशय में एंजाइम यानी पूर्ण पाचन रस LAT, L से लाइवेज, A से एमाइलेज और T से टिप्सिन। ठीक है। तो लात
लात याद रख सकते हैं भाई, गोर है लात है, तो एल से क्या हो जाएगा लाइवेज, ए से क्या हो जाएगा ई माइलेज, और टी से टिप्सिन हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। ट्रिक हो गया आपका। अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत यानी कि जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। जेजुनम जो होती है यानी कि अग्र क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं, उसमें पाचन की क्रिया कोई नहीं होती है। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में ही आता है और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है, और जेजुनम के बाद कहाँ जाता है तो इलियम में। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का कार्य क्या है, क्षुद्रांत कैसे कार्य करता है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स से जानते हैं। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्षुद्रांत जो होता है यह छोटी आंत की क्या होती है अंतिम भाग होती है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है, और यहाँ का पाचन भोजन का पाचन और अवशोषण जो है दोनों होता है। अगला नंबर है, यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इस सभी आंत रस को सक्कस एंटिकस कहते हैं। ये सभी आंत रस को हम क्या कहते हैं, सक्कस एंटिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। इरेप्सिन, इरेप्सिन पाए जाते हैं। इरेप्सिन को देखिए, यह प्रोटीन को क्या करता है पचाता है। इरेप्सिन होता है इसमें, और यह इरेप्सिन क्या करता है तो प्रोटीन को पचाता है, यानी प्रोटीन यानी पेप्टाइड को अम्ल में बदल देता है, और यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। क्या होता है पूर्ण हो जाता है, यानी प्रोटीन को यानी कि पेप्टाइड एमिनो एसिड प्रोटीन को क्या करता है पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी भोजन क्या है प्रोटीन है, और इसको क्या कर देता है पेप्टोन में बदलता है, यानी आमाशय। कौन आमाशय। पेप्टाइड एमिनो एसिड में बदल देता है, किसको डेडिनम, और इसको ल्यूमम को। लाइपेज, यह वसा को क्या करता है पचाता है। यह क्या करता है, यह वसा को पचाता है, पाचन करता है, और वसा को क्या करता है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज जो कि वसा में बदलता है, लाइपेज का काम क्या है वसा को पचाना। ग्लिसरॉल का काम क्या है वसीय अम्ल को पचाना। माल्टोज, यह माल्टोज को पचाता है। माल्टेज क्या करता है माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज क्या करता है सुक्रोज यानी चीनी को पचाता है। लैक्टेज क्या है लैक्टोज को पचाता है। यानी कि जितने भी हार्मोन्स हैं सभी का अपना अपना कार्य है। हमारे शरीर में सभी का क्या है अपना अपना कार्य है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नोट्स जो है इसको जरूर याद रखिएगा। छोटी आंत का जो अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। विलाई अवशोषण चूसने का कार्य करता है। क्या करता है यानी अवशोषण का मतलब चूसने का कार्य करता है विलाई। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम भोजन खा लेते हैं, भोजन खाने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं हचड़ के पानी पी लेते हैं। हचड़ के क्या करेंगे पानी पी लेंगे। हचड़ के पानी नहीं पीना है, क्योंकि भोजन खाने के 1 से आधे घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं वह गर्म भोजन होता है, और गर्म में हम ठंडे पानी को डालते हैं, तो उसकी जो मतलब कि उसकी जो असर होती है वह आंतरिक जो हमारे शरीर है वह अंग ही करती है, क्योंकि यह एंजाइम को क्या करता है पतला कर देता है, जिसे हम पाचन नहीं हो पाता है। अगर हम उसके जल मतलब खाने के साथ अगर जल को लेते हैं तो क्या कर देता है भोजन को पतला कर देता है, और पाचन जो है नहीं होने देता है। जब पाचन नहीं होगा तो क्या होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिस्टम ही खराब हो जाएगा, यानी सिस्टम को खराब हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दवा खाएंगे, फिर हमारा सिस्टम को सही होगा। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। खाना खाने की 1-1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, लेकिन खाना के दौरान अगर आपको मतलब हिचकी जो आता है
तो थोड़ा सा पानी 1 घूंट 2 घूंट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होगा, हमारे शरीर को ही नुकसान है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। ये तो राइट बात है कि भोजन करने के बाद तुरंत बाद हमको नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगती है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद हमको नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन जो है अपना कार्य शुरू कर देता है अंदर, और हमारी रक्त जो है मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमको नींद आने लगती है। छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है, बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आखिर यह कार्य कैसे करता है, इसकी क्या सिस्टम है, किस सिस्टम पे चलता है, इसको देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत जो होती है वह लंबाई में छोटी होती है, लेकिन चौड़ी होती है। छोटी आंत से क्या होती है, चौड़ी होती है। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं वो है बड़ी आंत में भोजन का जो पाचन नहीं होता है, केवल इसमें केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। कहने का मतलब यह है जो बड़ी आंत होती है हमारी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है हमारे बड़ी आंत में। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है, और बड़ी आंत में क्या होता है, विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में बटा होता है, और बड़ी आंत की भी क्या है, अपनी क्राइटेरिया है, ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। सिक्कम, दूसरा नंबर है बृहदांत, तीसरा नंबर है मलाशय। अब देखते हैं ये मतलब महाशय लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है, सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, अपेंडिक्स पाया जाता है। सिक्कम पेट के दाहिने ओर होता है क्या, अपेंडिक्स, यानी कि हमारे दाहिने साइड में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अब जानते हैं अपेंडिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। लोग अपेंडिक्स का भी काफी शिकार जो है बहुत सारे मनुष्य हैं। यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। हमारे शरीर में क्या है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेलुलोज को क्या करता है, पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। अपेंडिक्स जो है यह अवशेषी अंग है, यह सेलुलोज को क्या करता है, पचाता है, जो जानवरों में मुख्य रूप से मतलब जानवरों में ही पाया जाता है। लेकिन यह मुख्य रूप से जानवर नहीं, एक मनुष्य भी है, उसमें भी अपेंडिक्स होती है। ठीक है, और यह अपेंडिक्स जो है आजकल इसमें कुछ विकार जो है आ गया है, जिसके कारण जो है इसका कई लोग जो है इससे ग्रसित भी हैं। तो इसका आखिर क्या कैसे खराब हो जाता है, कैसे मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारे शरीर से, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता है। जैसे में क्या, कर्ण, पल, त्वचा के बाल आदि कार्य कोई करता है, नहीं करता है। त्वचा के बाल है, कर्ण है, पल है, कोई काम नहीं करता है। अपेंडिक्स है, थर्ड मोलर है, प्रीमोलर है, पिन्ना है, इसका कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में। अपेंडिक्स भी एक प्रकार का क्या है, वो उसका भी कोई कार्य नहीं है। थर्ड मोलर, इसका भी कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में। प्रीमोलर, इसका भी कोई कार्य नहीं है। पिन्ना, कर्ण, पल, त्वचा के बाल का कोई कार्य है हमारे शरीर में, कोई कार्य नहीं है।
हमारे शरीर में बाल, इसका भी कोई कार्य नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं है, यानी कि यह क्या है, जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन हम बहुत सारे अपने मित्रों को भी देखे हैं कि भाई साहब अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं लोग। आखिर अपेंडिक्स में होता क्या, गड़बड़ी क्या होता है जिसके कारण ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको हम जानेंगे। तो सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अपेंडिक्स होता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों कराया जाता है, आखिर उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर होता है। तो अपेंडिक्स को ऑपरेशन कराने का मतलब नहीं है कोई, क्योंकि अपेंडिक्स वो अपने स्थान पर है, लेकिन उसमें होता क्या है कि किसी कारणवश उसमें जो है सो क्या होता है, भोजन फंस जाता है। अपेंडिक्स में क्या होता है, किसी कारणवश भोजन जो है उसमें जाकर फंस जाता है, और जब भोजन फंस जाएगा अपेंडिक्स में तो दर्द होने लगता है, और बहुत वो दर्द जो होती है काफी तेज दर्द होती है, और उस दर्द को सहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से उसको क्या करता है, ऑपरेशन करके उस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, और फिर वही कार्य जो होता है डॉक्टर अपना पूरा करता है। सिक्कम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। म्यूकस का जो निर्माण होती है वो मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है, गुर्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है, गुर्दा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ट्रांसवर्स कोलोन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन है, हमारे शरीर की जो होती है क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन है। और ये बड़ी आंत है, इसको जरूर याद रखना है, क्या है, बड़ी आंत है, और बड़ी आंत में क्या है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है। ये क्या है, डिससेंडिंग कोलोन है। ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है। ये क्या है, एसेंडिंग कोलोन है। ये जो है एसेंडिंग कोलोन है। ये क्या है, अपेंडिक्स है। देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स है। हमारे जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत के वो जो लास्ट छोर है थोड़ी सी छोटी सी है एकदम, देखो अपेंडिक्स यही है, और इसमें जाकर जो है भोजन फंस जाता है। अपेंडिक्स यही है, और इसमें जाकर जो है भोजन फंस जाता है, जिससे कारण हमको क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। इसको हमको क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। ये है रेक्टम। ये जो है क्या है, रेक्टम है। रेक्टम ये जो है आपका सिग्मोइड कोलोन है। ये क्या है, सिग्मोइड कोलोन। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए, यानी ये हमारा शरीर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं, और ये हमारा जो है क्या है, एब्डोमेन है। ये यहाँ पर आता है हमारा बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पे होता है छोटी आंत, ठीक है। और इसी में जो है भोजन जो है, इसमें अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत में, सब बड़ी आंत से सटा हुआ होता है, और उसमें जो है भोजन किसी कारणवश फंस जाता है, तो वही अपेंडिक्स ऑपरेशन हमको कराना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। एक है अंतग्रहण, यानी कि इंजेक्शन। अंतग्रहण इंजेक्शन यानी भोजन को निगलने की जो क्रिया को हम अंतग्रहण कहते हैं। नंबर 1, भोजन के निगलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं, ठीक है। अगला है पाचन। नंबर 2, डाइजेशन। आखिर पाचन डाइजेशन है कि भोजन पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाना पाचन कहलाता है। पाचन क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट देना, यानी कि सरलता रूप से उसको हम पाचन कहते हैं। साधारण रूप से बोलना है इसको। कोई भी पूछा तो भाई साहब इसका सिंपल आंसर अवशोषण। अवशोषण क्या है, यानी कि ऑब्जर्प्शन क्या है, ऑब्जर्प्शन।
अवशोषित कर लेता है किसी भी चीज को, यानी पचे भोजन पदार्थ को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे अवशोषण कहते हैं। यानी कि पचा हुआ जो भोजन है उसको हमारा जो शरीर का जो कोशिका है उसको क्या करता है, सोख लेता है, उसे हम अवशोषण कहते हैं। हो गया काम तमाम। डिफिनीशन एकदम एक लाइन में डिफिनीशन है इसका। 4 नंबर है स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? एसिमिलेशन क्या है? स्वांगीकरण। एसिमिलेशन क्या है? पचे भोजन पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। यानी कि पचा हुआ जो भोजन है हमारा, उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना स्वांगीकरण कहलाता है। साधारण भाषा में इसका एकदम डिफिनीशन है। मल परित्याग क्या है? यानी कि डिफेक्शन क्या है? व्हाट इज डिफेक्शन? मल परित्याग। पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की जो क्रिया होती है मल परित्याग, जिसको हम लोग कहलाता है। क्या होती है? मल परित्याग। यानी कि पचा हुआ जो भोजन है तो लास्ट में क्या होता है, तो पचा हुआ भोजन है तो वो लास्ट में जो है जो निकलता है उसको मल परित्याग कहते हैं। उसी को मल परित्याग। यानी मल परित्याग क्या है? एकदम देहाती खाट देहाती भाषा में समझाया। एकदम सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम वही करते हैं, मल परित्याग करते हैं। क्योंकि जो हम लोग दिन में और रात में जो खाए हुए हैं उसको क्या करते हैं? हम बाहर फेंकते हैं। किसके द्वारा? मल परित्याग द्वारा हम उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। सीधी साधारण मल परित्याग क्या है? यही है। नोट है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना है। मल का पीला भूरा रंग इसमें उपस्थित क्या करता है? कस्कोविर्न व यूरोबिन के कारण होता है। आप लोग देखते होंगे जब आप मल को परित्याग करते हैं तो उसमें काला नहीं, उस मल का पीला भूरा रंग जो है आप देखते हैं, किसके कारण होता है? आप कभी इस पर गौर किए? स्टेकोबिलिन के कारण होता है, यूरोबिलिन के कारण होता है। तो आप इसको मल की जो बदबू, यानी कि मल की जो बदबू होती है, घिन मत लगे क्योंकि ये भाई टॉपिक है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मल की जो बदबू इंडोल होती है वो स्केटोल नामक पदार्थ के कारण होती है। मल में जो बदबू आने लगती है, जिसको हम लोग बदबू जो आने लगती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? काफी गंदी नजर से देखते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, ये हमारे शरीर का क्या है? एक हिस्सा है, अंग है, जिसको बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं। हर किसी के साथ होता है बदबू आना। तो मल की जो बदबू है इंडोल व स्केटोल नामक पदार्थ के कारण बनती है। ठीक है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषण पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंचती है, जहां उपाचय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो आज की हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगला क्लास में। इसका जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है उसको अगला क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त साथी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई साहब, इसको जरूर कीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और किसी को भी इसकी जानकारी जो है हो। तो जय हिंद साथियों, आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और मस्ती से झूमते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ